नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर जो कि आपका बाल विकास एवं बाल विकास एवं हिंदी पेडागोजी का होगा। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास के 30 क्वेश्चन और हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार दोस्तों टोटल 60 नंबर का यह मॉडल पेपर हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने शामिल किया है इस मॉडल पेपर में। दोस्तों हिंदी पेडागोजी के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हमने इस मॉडल पेपर में शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का नियोजन, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला या संप्रेषण का उद्देश्य। आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सा तत्व है जो संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, तो दोस्तों जो तत्व संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है वो दोस्तों संप्रेषण का नियोजन। ठीक है, संप्रेषण का जो नियोजन ऐसा तत्व है दोस्तों संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला और संप्रेषण का उद्देश्य, ये तीनों ही ऐसे तत्व हैं जो संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक किसके लेखक कौन है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप कि अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, हैविंगहर्स्ट, क्रो या टर्मन? तो दोस्तों यह पुस्तक जिसने लिखी है, जिसके द्वारा लिखी गई है, वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, हैविंगहर्स्ट के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। आपको बताना है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या होता है। ठीक है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, या यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ यह होता है दोस्तों कि इससे जो शिक्षार्थी होता है, ठीक है, वो अपनी गति के अनुसार सीखता है। ठीक है ना, जिस शिक्षार्थी की गति जिस प्रकार रहेगी उसकी बुद्धि उस प्रकार से वह सीखता है। यह फायदा होता है दोस्तों, यह अधिक लाभ होता है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ट्रेयर्स का, स्ट्रेयर का, गेने का या मैक्रो का? दोस्तों उपरोक्त कथन जिसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये दिए गए हैं दोस्तों ट्रेयर्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों उपरोक्त कथन? ट्रेयर्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। आपको बताना दोस्तों कि किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास जो होता है वो किस तरह से होता है? अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में, या बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में? दोस्तों किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मानसिक या बौद्धिक विकास जो होता है दोस्तों वो बहुत ही शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में जो मानसिक विकास या बौद्धिक विकास जो होता है दोस्तों वो बहुत शीघ्रता से होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, या शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी? दोस्तों शिक्षा में जो आईसीटी के उपयोग में, ठीक है ना, उपयोग के जो संदर्भ में जो कथन दोस्तों निम्नलिखित में से गलत है वह दोस्तों की अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, अध्यापक की जो आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, इसलिए यह कथन आपका गलत हो जाएगा। बाकी बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, ये भी कथन सत्य है आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में, ये भी कथन सत्य है। और शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी, यह कथन भी पूर्ण तरीके से सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, यह कथन का सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? दोस्तों जिस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो जाता है दोस्तों वो अवस्था है आपकी किशोरावस्था। ठीक है ना, कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? वो किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने
बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी? बिनेटी का प्लान, डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड या प्ले मेथड? दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने जो बालकों के लिए जो शिक्षा पद्धति दी है वह दोस्तों आपकी डाल्टन प्लान, ठीक है ना। कौन सी पद्धति है? डाल्टन पद्धति प्रदान की है पार्कहर्स्ट ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, बुद्धि से या लोगों की धारणा से? दोस्तों स्वप्रत्यय जो होता है वो होता है दोस्तों विकसित स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से, ठीक है ना। स्वधारणा से तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है स्वप्रत्यय। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब एवं किसने दिया? आपको बताना दोस्तों कि किशोरावस्था का जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत है वो किसने और कब दिया था। 1904 में हॉलिंगवर्थ ने, 1904 में स्टेनले हॉल ने, 1902 में हॉल ने या 1904 में थार्नडाइक ने? तो दोस्तों आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों ये दिया गया था, याद रखिएगा 1904 में स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 1904 में। और किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्टेनले हॉल ने दिया था, ठीक है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित होती है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन, थार्नडाइक, अल्फ्रेड बिने या रॉय बर्न? दोस्तों उपरोक्त कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा ये दिया गया है अल्फ्रेड बिने के द्वारा, ठीक है। अल्फ्रेड बिने का ही कथन है कि बुद्धि जो है वो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना इन 4 शब्दों से ही निहित है, ठीक है। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे या छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे। तो दोस्तों शिक्षण में जो उत्तम प्रणाली वही होती है दोस्तों जिसमें, ठीक है ना, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं, वही शिक्षण में उत्तम प्रणाली मानी जाती है, ठीक है। जिसमें अध्यापक भी प्रश्न पूछे और छात्र भी प्रश्न पूछे, दोनों ओर से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया चलती रहे, वही सबसे उच्चतम प्रणाली होती है, ठीक है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? हॉल, क्रो व क्रो, स्किनर या स्ट्रॉन्ग? तो दोस्तों यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, ठीक है ना, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास जो है वो एक साथ चलते हैं, वो दोस्तों क्रो एवं क्रो का कथन है, ठीक है। इसका कथन है क्रो एवं क्रो का कथन है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है? ठीक है, आपको दोस्तों कथन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में दोस्तों कथन से रिलेटेड, ठीक है ना, क्वेश्चनों को ज़्यादा शामिल किया है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है दोस्तों? याद रखिएगा यह कथन दिया गया है मैकडूगल के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैकडूगल के द्वारा दिया गया है यह कथन कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ठीक है, याद रखिएगा। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है, ठीक है ना। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने के नियम से है उसको सामान्यतः जाना जाता है। साहचर्य अधिगम, परंपरागत संबद्धता अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या श्रृंखला अधिगम? तो दोस्तों इसे सामान्यतः जाना जाता है किसके नाम से? परंपरागत संबद्धता अधिगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किसी पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है, आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा पहलू है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? निरोधात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, उपचारात्मक पहलू या संरक्षणात्मक पहलू? दोस्तों वह पहलू जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है वो है दोस्तों आपका संरक्षणात्मक पहलू, ठीक है ना। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर आव्यूह, अन्वेषण आव्यूह, योजना आव्यूह या समीक्षा आव्यूह? तो देखिए दोस्तों जो प्रश्नोत्तर आव्यूह होता है ना, ठीक है ना, जो प्रश्नोत्तर आव्यूह होता है इसे ही, ठीक है ना, सुकराती विधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रश्नोत्तर आव्यूह को ही सुकराती विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्रो व क्रो, कॉल्सनिक, स्किनर या थार्नडाइक? तो दोस्तों उपरोक्त परिभाषा की शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा दी गई दोस्तों स्किनर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दी गई है?
स्किनर के द्वारा दी गई है यह परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं आशुबेल, हल, स्किनर या पियाजे। तो दोस्तों जिसे अभिक्रमित अधिगम के मॉडल के जनक के रूप में जाना जाता है वो है दोस्तों स्किनर को, ठीक है, स्किनर को ही अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजना पद्धति के निर्माता थे थार्नडाइक, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक या वॉटसन। तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए जो प्रयोजना पद्धति के निर्माता थे दोस्तों वो हैं किलपैट्रिक, ठीक है। कौन है? किलपैट्रिक हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, कल्पना शक्ति का अभाव, सांस्कृतिक अनुभव या उच्च मानसिक क्षमता। दोस्तों अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक तत्व के अंतर्गत आएगा दोस्तों निम्नलिखित में से वह है कल्पना शक्ति का अभाव, ठीक है ना। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक तत्व है निम्न में से वो है दोस्तों उनकी कल्पना शक्ति का अभाव, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बाहर रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। व्यक्तित्व, बाह्य विकास, बाह्य विभिन्नता या आंतरिक विभिन्नता। तो दोस्तों अगर दो व्यक्ति हैं जो बाह्य रूप से एक समान है लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों क्या कहलाती है? आंतरिक विभिन्नता कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है? आंतरिक विभिन्नता कहलाती है ऐसी विभिन्नता। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। आपको बताना दोस्तों कि वह पद्धति कौन सी है जो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। डाल्टन योजना, बिनेटिका योजना, प्रयोजना पद्धति या व्याख्यान पद्धति। दोस्तों ऐसी पद्धति जो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है वो है दोस्तों आपकी व्याख्यान पद्धति, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, समावेशित शिक्षा द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों निःशक्त बालक जो रहते हैं, ठीक है ना, उनकी शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है दोस्तों वो किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, ठीक है ना। उनका शिक्षा का जो प्रावधान है वो समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त सभी में। दोस्तों व्यक्तिगत जो भेद पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपके पाए जाते हैं दोस्तों बुद्धि स्तर में भी पाया जाता है व्यक्तिगत भेद, अभिवृद्धि में भी पाया जाता है और गतिवाही योग्यता, तीनों ही स्तर में आपके व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक एवं इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग है वो किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, ठीक है, बुद्धि के समान अर्थ में किया है अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग, ठीक है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। सीखने का पठार, सीखने का वक्र, स्मृति या अवधान। तो दोस्तों सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती तो दोस्तों उसे सीखने के पठार कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? सीखने का पठार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट हो चुका है बार बार, ठीक है ना, कि बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं कैटल, ठीक है। कौन माने जाते हैं दोस्तों? कैटल को ही बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है बोध, अनुप्रयोग, गान या विश्लेषण। तो दोस्तों संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर माना जाता है दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान माना जाता है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है दोस्तों वो ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, लिखने की दक्षता का या बुद्धि का। तो दोस्तों स्टैनफोर्ड, ठीक है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो होता है दोस्तों वो परीक्षण करता है, या स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो मापन करता है दोस्तों वो बुद्धि का करता है। ठीक है, किसका मापन करता है? बुद्धि का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन होगा दोस्तों बाल विकास के। अब 30 क्वेश्चन देखेंगे हम हिंदी पेडागोजी के, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत कि इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या डेविस। तो दोस्तों इकाई पाठ योजना के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कौन माने जाते हैं दोस्तों? मॉरिसन। ठीक है ना, मॉरिसन को ही इकाई पाठ योजना का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा मॉरिसन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हिंदी पेडागोजी का 2 नंबर क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्पष्टीकरण विधि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गद्य शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, ठीक है ना, वो कौन सी है दोस्तों? स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, स्पष्टीकरण विधि ही आपकी गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण विधि। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान, मनोरंजन, कौशल या ज्ञान उपयोग। दोस्तों सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है दोस्तों, देखो ज्ञानवर्धन भी होता है, कौशलवर्धन भी होता है और ज्ञान उपयोग भी होता है। ठीक है, केवल मनोरंजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। किसके? व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी शामिल करना होता है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक, व्यवहारिक, दोनों या कोई नहीं। देखिए दोस्तों व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो साहित्यिक भी होती है और व्यवहारिक, दोनों ही होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोनों, साहित्यिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति। ठीक है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, इस सुनाना लिखा गया है दोस्तों, ये सुनना है। ठीक है, पढ़ना, बोलना या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों सभी को पता है कि भाषा के जो मुख्य कौशल के अंतर्गत लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना ये सभी आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सभी भाषा के मुख्य कौशल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है विश्वसनीयता, कई उत्तर होते हैं, वैधता या एक ही उत्तर होता है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जो विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से, वो है दोस्तों आपकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कई उत्तर होते हैं, ये इसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में बहुत उत्तर होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं, आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी में। क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बी.एस. ब्लूम, आई.के. डेविस, पी.ओ. स्मिथ या रॉबर्ट ग्लेसर। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वो हैं आई.के. डेविस। ठीक है, आई.के. डेविस को ही शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है दोस्तों, शिक्षा के, आपको बताना है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? बी.एस. ब्लूम, रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर या बी.ओ. स्मिथ। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो बी.एस. ब्लूम के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण? बी.एस. ब्लूम द्वारा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने एग्जाम दिया तो हिंदी पेडागोजी में आपको बार बार देखने को मिला होगा। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण जो है दोस्तों, वो सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? वो दिखाई देती है दोस्तों आपकी निगमन विधि में। ठीक है ना, किस में दिखाई देती है? निगमन विधि में दिखाई देती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना। ठीक है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि या प्रोजेक्ट विधि।
दोस्तों अगर कोई विद्यार्थी प्रयोगशाला में अगर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो जिस विधि का अनुसरण है उसे करना चाहिए या वो करता है, वो है दोस्तों आगमन विधि का। ठीक है ना, किस विधि का अनुसरण करता है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट होता है ये भी क्वेश्चन बार बार। ठीक है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह या सभी। काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, सभी को पता है कि भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। ध्वनि भी होता है, संकेत भी होता है और चिन्ह, ये तीनों ही आपके भाषा के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि या व्याख्यान विधि। तो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो विधि सबसे सर्वोत्तम होगी वो विधि है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगमन विधि। ठीक है ना, आगमन विधि ही प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 12, 11, 14 या 8। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको इजी है, बट याद रखना है कि हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है दोस्तों वो 11 होती है। ठीक है ना, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, बट हमसे ये क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। ठीक है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारी मातृभाषा होती है उसका उद्देश्य हमारा मानसिक विकास भी होता है, हमारा शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास, तीनों ही होते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, 40, 47 या 41। तो दोस्तों हिंदी भाषा में जो मूल व्यंजनों की संख्या मानी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, वो मानी जाती है आपकी 47। ठीक है, कितनी मानी जाती है दोस्तों? 47 मानी जाती है मूल व्यंजनों की संख्या। ठीक है, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है, ठीक है ना, वो है दोस्तों अनुकरण। वाचन की जो वो है अनुकरण विधि भी है और संप्रेषण विधि, दोनों ही वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुकरण विधि भी और संप्रेषण विधि भी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा और पिता की भाषा, तीनों से ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है वर्णात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या उपयुक्त सभी। दोस्तों गद्य साहित्य के जो मुख्य प्रकार या जो गद्य साहित्य का जो मुख्य स्वरूप है, ठीक है ना, वो क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, सृजनात्मक गद्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक गद्य। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों माध्यमिक स्तर पर जो गद्य शिक्षण में जो विधि प्रयोग में ली जाती है वह दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर जो गद्य शिक्षण में जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि मानी जाती है वो है दोस्तों आपकी आगमन निगमन विधि। ठीक है, आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी पेडागोजी का, कि देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं निबंध संरचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपयुक्त सभी में। दोस्तों देखो और लिखो, ठीक है ना, देखो और लिखो शिक्षण विधि जो प्रयुक्त करते हैं दोस्तों वो निबंध रचना में करते हैं। ठीक है, निबंध रचना में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं, ठीक है, आपको याद रखना है वो कौन सी विधि है दोस्तों? द्वितीय भाषा की शिक्षण विधि व्याख्यान विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपयुक्त सभी। दोस्तों गद्य शिक्षण की जो मुख्य विधि है उद्बोधन विधि भी है, प्रवचन और स्पष्टीकरण, ये तीनों ही विधियां आपकी गद्य शिक्षण की मुख्य विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उद्बोधन विधि भी, प्रवचन विधि भी और स्पष्टीकरण विधि, तीनों ही विधि आपकी गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के कारक होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भाषा अधिगम के जो कारक होते हैं वो भाषा विज्ञान भी होता है, व्याकरण भी होता है, भाषा कौशल भी होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, पेस्टोलॉजी विधि, व्याख्या विधि, मॉन्टेसरी विधि या जेकॉटॉट विधि। तो दोस्तों लेखन शिक्षण की जो मुख्य विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो विधि नहीं आएगी दोस्तों वो है आपकी व्याख्या विधि, ठीक है। बाकी पेस्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी और जेकॉटॉट विधि ये तीनों ही आपके लेखन शिक्षण की जो मुख्य विधि है उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। व्याख्या विधि जो है वो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है B.S. ब्लूम, डेजी मोरविन, डेविस या किलपैट्रिक। तो दोस्तों पर्यवेक्षित अध्ययन की विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो डेजी मोरविन माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं, डेजी मोरविन ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक हैं। कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कविता का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों रागात्मक वृत्तियों का संशोधन भी, जीवन की आलोचना भी और संगीतात्मक विचार की अभिव्यक्ति है। ये तीनों ही आपके कविता के अर्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो दोस्तों आगमन विधि जो होती है वो जिस शिक्षण सूत्र पर आधारित है दोस्तों याद रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह विधि कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक पहले उच्चारण करता है उसके बाद में छात्र उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो यह विधि कौन सी विधि होती है दोस्तों, याद रखिएगा अनुकरण विधि होती है ये, ठीक है। कौन सी विधि होती है दोस्तों, ये अनुकरण विधि कहलाती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।